आज आपको इस वीडियो में बता रहे सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एनीमिया। और एनीमिया के बारे में मालूम है कि जब आरबीसी की कमी होती है ब्लड में, तो आरबीसी की कमी हो रही है तो आरबीसी ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो यानी कि ब्लड की कमी हो रही है। तो आरबीसी की ब्लड की जो कमी होती है बॉडी में हमारे, तो इसकी कमी को बोलते हैं एनीमिया। और बहुत सारे टाइप का एनीमिया आपको हम वीडियोस में बता चुके हैं। तो आज एक और टाइप का एनीमिया जो होता है वो सिकल सेल एनीमिया होता है, जो कि एक इनहेरिटेड डिजीज़ है, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ सिकल सेल एनीमिया के बारे में सबसे पहले तो यही बात बता दी है कि इट इज़ अ जेनेटिक डिजीज़, मतलब ये एक इनहेरिटेड डिजीज़ है, जेनेटिक डिजीज़ है। मीन्स कि फादर मतलब जनरेशन वाइज ये चला आ रहा होता है, मतलब फादर से या मदर से ही ये डिज़ीज़ होता है। अगर फादर या मदर को है तो उसका जीन जो ट्रांसपोर्ट होता है, क्रोमोसोम जो आता है बच्चे के बॉडी में, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये डिज़ीज़ होता है। इट इज़ काउज्ड ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ जीन म्यूटेशन के कारण ही ये होता है। ठीक है, म्यूटेशन कहने का मतलब होता है कि जीन में, डीएनए के सीक्वेंस में, क्रोमोसोम में जो चेंजिंग होता है उसको बोलते हैं म्यूटेशन। तो ये हम लोग की बॉडी में, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो इन 46 क्रोमोसोम में से क्रोमोसोम नंबर 11 पे जो होता है डिफेक्ट होता है, म्यूटेशन होता है, जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया का प्रॉब्लम होता है। इट काउजेज इनहेरिटेड ऑफ 2 एबनॉर्मल कॉपीज ऑफ बीटा ग्लोबुलिन HBB ऑफ हेमोग्लोबिन फ्रॉम द बोथ पेरेंट इन द क्रोमोसोम। मतलब ये बोल रहा है कि ये जो एबनॉर्मल कॉपीज़ होता है बीटा ग्लोबुलिन, कहने का मतलब हो गया कि अल्फ़ा और बीटा मालूम होगा। हेमोग्लोबिन का जो चेन होता है, ये पढ़ चुके हैं, या पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा जा कर के पीछे हेमोग्लोबिन वाला एक वीडियो होगा, उसमें देखेंगे कि 4 हेमोग्लोबिन का चेन होता है, जिसमें से 2 अल्फ़ा होता है और 2 बीटा होता है। ठीक है, बीटा 1 बीटा 2 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2। तो ये जो बीटा ग्लोबुलिन है, प्रोटीन है जो हेमोग्लोबिन में होता है, इसमें डिफेक्ट होने के कारण ये डिज़ीज़ होता है। और इसका जो जीन है, ग्लोबिन का जो जीन है, बीटा ग्लोबुलिन का जो जीन है, वो उसको हम HB के फॉर्म में, HBB के फॉर्म में बोलते हैं। एक HBB और एक HBB और एक HBS बोलते हैं। मतलब ये जो रहेगा ये नॉर्मल, और HBS अगर रहेगा तो ये अब नॉर्मल होगा। ग्लोबिन जो कि बनाता है किससे, क्या जिसकी वजह से होता है अब नॉर्मल हेमोग्लोबिन, और जिसकी वजह से आरबीसी अब नॉर्मल हो जाता है, जिसका शेप जो है वो चेंज हो जाता है। नॉर्मल आरबीसी का शेप मालूम है कि ऐसे राउंड रहता है, लेकिन इसमें कैसा हो जाता है, तो इस तरह का सिकल जैसा शेप हो जाता है आरबीसी का। तो आरबीसी क्या हो गया, अब नॉर्मल हो गया, जिसकी वजह से आरबीसी की कमी हो जाती है ब्लड में। और ये बोथ द पेरेंट, मतलब जब पेरेंट्स जो मिलता है तो मदर और फादर दोनों से अगर HBB यानी कि नॉर्मल हेमोग्लोबिन ही मिलेगा तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अब नॉर्मलिटी अगर इसी जीन में होगी, जो बीटा ग्लोबुलिन जीन है, नॉर्मलिटी अगर इसी जीन में होगी और पेरेंट से मिलेगा, मतलब दोनों पेरेंट को अगर होगा तब तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और एक पेरेंट को अगर होगा और एक पेरेंट को उनका नॉर्मल होगा, तो फिर जो बच्चे में जाएगा दोनों से, तो वहाँ पे जो होगा वो सिर्फ कैरियर रहेगा, उसको डिजीज़ नहीं होगा, अफेक्टेड नहीं होगा। ये चीज़ को अभी हम बताते हैं फिगर के थ्रू। फिलहाल बस इतनी बात समझ रहे होंगे कि सिकल सेल एनीमिया इज़ अ टाइप ऑफ एनीमिया जिसमें ब्लड की कमी होती है, आरबीसी की कमी होती है, जिसमें आरबीसी राउंड शेप का नहीं रह करके कैसा हो जाता है, तो सिकल शेप का हो जाता है, तब नॉर्मल हो जाता है। ये होता क्यों है, तो ये इट इज़ अ जेनेटिक डिजीज़, यानी कि पेरेंट्स से ही आता है, होता है डिज़ीज़ बच्चे को। और ये होता क्यों है, तो क्रोमोसोम नंबर 11 पे म्यूटेशन होता है जीन में, या डीएनए में, या क्रोमोसोम में चेंजिंग होती है, जिसके कारण ये होता है प्रॉब्लम। और मेनली जो है आरबीसी में कमी, अबनॉर्मलिटी क्यों आती है, तो हेमोग्लोबिन का जो बीटा ग्लोबुलिन रहता है प्रोटीन, उसमें अबनॉर्मलिटी के कारण ये होता है। यही बताया हुआ है कि नॉर्मल शेप जो आरबीसी का होता है वो कैसा होता है, तो बाइकनकेव डिस्क लाइक होता है, इस तरह, ऐसा अंदर से इस तरह का रहता है, 2 बाइकनकेव सेल की तरह, ऐसे सामने से देखेंगे तो ऐसे राउंड रहेगा। लेकिन बट इन केस ऑफ डिजीज़ जब होता है तो आरबीसी का शेप कैसा हो जाता है, सिकल शेप, यानी कि इस तरह का शेप इसका हो जाता है।
यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉब्लम यही सब होता है कि नॉर्मल जो ब्लड सेल है तो ये अगर राउंड है तो यहाँ से अगर ब्लड वेसल से इजीली क्या होता है कि फ़्लो कर जाता है। यहाँ पे देख रहे होंगे कि अपने शेप को चेंज करा ले रहा है आराम से, और छोटा भी अगर कैपिलरी है तो आराम से वहाँ से पास कर जा रहा है। लेकिन एबनॉर्मिटी जब होगी सिकल सेल की शेप का, जब हो जाएगा ऐसा, जब हो जाएगा आरबीसी का शेप, तो फिर यहाँ से इसको फ़्लो करने में भी दिक्कत होता है, जिसकी वजह से ब्लॉकिंग हो जाती है, फ़्लो नहीं कर पाता है आरबीसी ब्लड वेसल्स में। और ये प्रॉब्लम होता क्यों है, तो नॉर्मल जो हेमोग्लोबिन में नॉर्मल जो रहता है ना HbA पेप्टाइड, मतलब ग्लोबुलिन का जो चेन होता है वो इस तरह का सीक्वेंस कुछ रहता है उसमें। और ये वेलिनिन, हिस्टीन, ल्यूसीन, ये सारा क्या है, तो एमिनो एसिड का नाम है। तो एमिनो एसिड से ही मिल करके ना प्रोटीन बनता है, और ग्लोबुलिन भी तो टाइप ऑफ प्रोटीन ही है। तो ये जो सीक्वेंस रहता है तो उसमें 6 नंबर पे नॉर्मल अगर हेमोग्लोबिन रहेगा तो 6 नंबर पे GLU प्रोटीन रहेगा, ग्लूसिन, और लेकिन उसकी जगह पे क्या आ जाता है, वेलिनिन आ जाता है अगर, तो हो जाता है एबनॉर्मलिटी। तो ये बोलेंगे जब HbA बोलेंगे तो नॉर्मल ग्लोबुलिन चेन रहेगा प्रोटीन, और HbS यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है HbS पेप्टाइड, यानी कि एबनॉर्मल जब हो गया ग्लूसिन की जगह पे क्या आ गया, वेलिनिन आ गया, तो वहाँ पे उस एबनॉर्मल हो जाता है, क्या हो जाता है, HbS पेप्टाइड हो जाता है। ये याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फादर का और मदर का जो मतलब अगर फादर नॉर्मल है तो उसका हेमोग्लोबिन क्या बोलेंगे, HbA बोलेंगे, और मदर जो है वो कैरियर है, मतलब सिर्फ कैरियर है, डिजीज़ अफेक्टेड नहीं है। वो कैरियर कहने का मतलब उसको खुद नहीं होगा वो डिज़ीज़, लेकिन इसका अगर जीन या क्रोमोसोम जो है जाएगा अपने नेक्स्ट जनरेशन में तो उसको काउस करा सकता है ये जीन डिज़ीज़, ठीक है। मतलब उसमें रहेगा लेकिन वो अफेक्टेड नहीं रहेगी, सिर्फ कैरियर रहेगी एक से दूसरे जनरेशन में पहुंचाने वाली। तो फादर अगर नॉर्मल है और मदर अगर कैरियर है, ठीक है, क्योंकि पेयर में होता है ना जीन, तो इसका दोनों पेयर नॉर्मल है लेकिन इसका एक पेयर नॉर्मल है, एक पेयर एबनॉर्मल है। तब क्या कंडीशन क्या होता है वो देख लीजिए कि अगर ये एक नेक्स्ट जनरेशन जो उसका होगा तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है। तो अगर ये वाला जीन के साथ कंबाइन ये फर्टिलाइज करेगा तो नॉर्मल होगा चाइल्ड, लेकिन ये वाला जीन अगर इस जीन के साथ फर्टिलाइज़ कर गया तो फिर जो बेबी होगा वो कैरियर हो जाएगा। और फिर ये वाला जीन भी अगर ये वाला जीन के साथ फर्टिलाइज़ करेगा तो फिर नॉर्मल होगा जीन, और वो ये वाला जीन फिर एक सेकेंड, ये वाला जीन फिर इस वाले जीन से होगा, फर्टिलाइज़ करेगा तो फिर कैरियर हो जाएगा। यानी कि अगर ऐसा कंडीशन होता है कि फादर का नॉर्मल है और मदर का कैरियर है तो फिर कंडीशन ये हो सकता है कि 50% चांसेस होंगे कि बच्चे का कैरियर हो जाना और 50% चांसेस होगा कि बच्चा नॉर्मल ही रहेगा। इसके बाद आ जाते हैं एक दूसरे कंडीशन पे कि फादर भी कैरियर है और मदर भी कैरियर है। जब फादर और मदर दोनों कैरियर होगा तो ये वाला अगर दोनों का जीन कंबाइन करेगा, फर्टिलाइज़ करेगा, तब तो बच्चा नॉर्मल होगा। लेकिन अगर ये वाला इसके साथ फर्टिलाइज़ करेगा तब क्या हो जाएगा, बच्चा कैरियर हो जाएगा। लेकिन दोनों का अगर HbS वाला ही जीन फर्टिलाइज़ कर गया तब क्या हो जाएगा, बच्चा अफेक्टेड हो जाता है, यानी कि उसको सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। उसके बाद एक कंडीशन ये भी है कि जब दोनों ही फादर मदर दोनों को ही सिकल सेल एनीमिया है, दोनों का ही जीन देख रहे हैं HbS है, ठीक है, मतलब सिकल सेल एनीमिया है, तब तो जो भी चाइल्ड होगा सबका सब सिकल सेल होगा ही, ठीक है। इसका काउज बताएं कि कैसे होता है, तो ये एक इनहेरिटेड डिजीज़ है, अपने पेरेंट्स से ही आता है। सिम्टम्स इसका क्या क्या होता है वो देख लीजिए। तो जॉइंट पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है उसी जॉइंट पेन में, कभी कभी फीवर आ सकता है। आरबीसी का ऐसे नॉर्मल डेज लाइफ स्पैन मालूम होगा 120 डेज़ होता है लाइफ स्पैन, लेकिन आरबीसी अगर ये डिजीज़ हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया हो जाता है,
तो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन हो जाता है वो 10 to 20 ही डेज़ होता है, यानी कि आरबीसी का काउंट बहुत ही कम हो जाता है। और आरबीसी के बारे में मालूम है कि आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। जब आरबीसी में ही कमी है तो ऑक्सीजन पूरी बॉडी को प्रॉपरली नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से फैटिगनेस यानी कि थकावट रहता है, कमज़ोरी होती है, हेडेक होगा इसमें। और अगर बहुत ज़्यादा केस बढ़ गया, मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा अगर बढ़ जाती है तो वीकनेस हो जाना, वॉकिंग में प्रॉब्लम होगा, चलने में, बात करने में कन्फ्यूज़न रहेगा, नमनेस रहेगा यानी कि हाथ पैर सा सुन्न हो जाएगा, मतलब फीलिंग नहीं आएगा कुछ, और विज़न का भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये सब अगर सिवियर हो गया केस तब सिवियर केसेस में होता है। डायग्नोसिस इसका क्या होगा, तो सीबीसी करवाया जाता है, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सारा कुछ को देखा जाता है कि कितना है। हेमोग्लोबिन मेजरमेंट किया जाएगा नॉर्मली, और हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस भी होता है, फोरेसिस भी कराया जाता है, ब्लड स्मेयर का बनाना, और न्यू बॉर्न अगर है तो उसमें एमनियोटिक फ्लूइड की मदद से भी इसको डायग्नोस किया जाता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है उसको एक वीडियो में बता देंगे। और एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है कि मदर का जो वॉल होता है यूटरस का, और बच्चे के फिटस का जो वॉल होता है, तो फिटस का जो वॉल होगा और अंदर फिटस होगा, तो फिटस और फिटस के वॉल के बीच में जो फ्लूइड भरा रहता है ना, उसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। वहाँ से फ्लूइड लेकर के टेस्ट किया जाता है कि बच्चे को प्रॉब्लम है कि नहीं। और ब्लड स्मेयर जहाँ तक की बात है, यानी कि पेरीफेरल ब्लड स्मेयर, पीबीएस, या फिर पेरीफेरल ब्लड फिल्म यानी पीबीएफ जानते होंगे, बनाया जाता है फिल्म। और इस तरह जो बहुत बार ही देखे हैं या होगा, फिल्म बनाया कैसे जाता है इसका भी वीडियो होगा। एक ड्रॉप ऑफ ब्लड डाल के, दूसरा जो है यहाँ पे रख करके स्लाइड दूसरा, और उसको इस तरह जो खींच करके जो फिल्म बनाया जाता है वही है। इसको देख सकते हैं, वीडियो होगा बना हुआ कैसे बनाया जाता है। तो पेरीफेरल जब ब्लड फिल्म बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये सिकल सेल वाला है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इतना सारा सिकल सेल जो है सेल दिख रहा है, आरबीसी सिकल सेल शेप का दिख रहा है। तो इस तरह का दिखेगा तो पहचान में आ जाएगा कि पर्सन को सिकल सेल एनीमिया है। ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, तो मेडिकेशन होता है, और जो भी सिम्टम्स होगा उसके बेसिस पे भी डॉक्टर उसको मेडिसिन देंगे उसको कम करने के लिए। जैसे पेन है तो पेन कम करने के लिए, स्वेलिंग है तो स्वेलिंग कम करने के लिए, फीवर है तो फीवर कम करने के लिए, और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न और बोन मैरो ट्रांसप्लांट मेन इसका ज़्यादातर ट्रीटमेंट होता है। और इसके अलावा आप होम रेमेडीज़ ले सकते हैं, जैसे कि रेस्ट लिया जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स लेना चाहिए, होल व्हीट ग्रेन लेना चाहिए, एक्सरसाइज प्रॉपरली कीजिए, सब कर सकते हैं खुद। अगर इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो एक बार कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर एक कमेंट कर दीजिएगा, और अगर नहीं किए हैं सब्सक्राइब चैनल को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।